ये बताओ, अभी बिरसा मुंडा पुरस्कार शुरू किया है, जी किसने शुरू किया है? इस जो समितियां होती हैं, संसदीय समितियां, ये कितनी होती है बेटा? अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है? जितनी जितनी शैक्षणिक संस्थाएं तो शैक्षणिक संस्थाएं उनको जो है उनका जो है एक प्रोसीजर अलग है सब चीजों का। और दूसरी बात, दूसरी जो संस्थाएं जो अल्पसंख्यक नहीं है उनको जो संविधान के सब नियम का पालन करना है, उनको गवर्नमेंट के सब निर्देशों का पालन करना पड़ता है, उनको जो है थोड़ी छूट मिली हुई थी। इससे क्या उससे क्या आपातकाल खत्म होने के बाद संविधान में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे? राष्ट्रीय शराब नीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उमरिया जिले की कोई 3 समस्याएं बताइए। मानसी का संधि विच्छेद करो बेटा। हिमधनंशी सर। इसका अर्थ? हिम का अर्थात बर्फ। बर्फ की जैसे शीतल वात। वाह, जी सर। बर्फ का गुण क्या है? सर शीतलता प्रदान करना। तो अगर सबको शीतलता ही मिले, वो व्यक्ति ठीक रहेगा या उसे अग्नि की भी जरूरत पड़ेगी? सर जैसे बर्फ का गुण होता है वो शीतलता प्रदान करता है, लेकिन जब ग्लेशियर पिघलता है तो वो कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी घटनाओं को भी मतलब कि लाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया हिमांशी। कहाँ से बिलोंग करती है बेटा? सर खंडवा जिले से। खंडवा से बिलोंग करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। खंडवा की सबसे अच्छी बात क्या है बेटा? जी सर। सर जो एक सामाजिक सामंजस्य है वो खंडवा का बहुत अच्छा है। जैसे कि हम देखते हैं जब गुरु पूर्णिमा का जो अवसर होता है दादाजी के दरबार में, उस समय पूरे देश से लाखों श्रद्धालु आते हैं, तब खंडवा के हर एक जो घर रहता है वो श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बताओ, अभी बिरसा मुंडा पुरस्कार शुरू किया है, जी किसने शुरू किया है? सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं। इसकी जानकारी नहीं। अच्छा, इस जो समितियां होती हैं, संसदीय समितियां, ये कितनी होती है बेटा? अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है? जी सर। स्थायी समितियां होती हैं जिसमें 3 मुख्य समिति हैं, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और एक संघ समिति। इसके अलावा कुछ विशेष कार्यों के लिए तदर्थ समितियां गठित की जाती है सर। तदर्थ समिति? जी सर। तदर्थ समिति फिलहाल कोई बताओ। तदर्थ, अच्छा, जेपीसी जो होती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वो स्थायी समिति होती है, तदर्थ समिति होती है? स्थायी समिति होती है। जी सर। कौन से आर्टिकल में बताइए? सॉरी सर, मुझे कोई बात नहीं। तो ये अभी मंगोलिया में शासन परिवर्तन हुआ है, जी सर। तो कौन प्रधानमंत्री बन गया? सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं। ओके, ठीक है। एक गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर बना है, उसका उद्देश्य क्या है और कहाँ बना है देश में? सॉरी सर, मुझे इसकी भी जानकारी नहीं। कोई बात नहीं। आपका हॉबी क्या है बेटा? सर गणगौर भजन गायन और महिला सशक्तिकरण की गतिविधियों में भाग लेना। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो भजन गायन और जो महिला सशक्तिकरण की। जी सर। तो आप ये बताओ, जैसे महिलाओं को आपको जागरूक करना है माहवारी स्वच्छता के बारे में। जी सर। तो इसके लिए आपको एक लेक्चर देना है, सेशन देना है, तो कहाँ देना पसंद करोगे? सर यदि मुझे ग्रामीण क्षेत्र में देने का मौका मिलेगा तो मैं वहाँ जो तिराहा और चौराहा होता है। किराए पे कौन बात सुनेगा आपकी? सर एक नुक्कड़ नाटक की तरह। ऑडियंस नहीं, आपको अकेला लेक्चर देना, तो ऑडियंस आपको कौन सा चाहिए? महिलाएं चाहिए। महिलाएं चाहिए। तो कहाँ की महिलाओं को पसंद करोगे आप? सर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं। इसमें कोई पेड मैन है क्या, कोई जिसको जानते हो आप, जो पुरुष लोग हों ऐसे महामारी जागरूकता के लिए कार्य कर रहे हैं? जी सर, पैडमैन ऑफ इंडिया करके एक पुरुष जो है वो प्रसिद्ध है सर, हालांकि मैं यहाँ पे उनका नाम नहीं याद कर पा रही हूँ। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। आपातकाल लागू हुआ था? जी सर। कब हुआ था? 25 जून 1975। कब तक चला? सॉरी सर, इसकी डेट नहीं है। अच्छा, आपातकाल खत्म होने के बाद संविधान में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? जी सर।
आपातकाल खत्म होने के बाद 44वां संविधान संशोधन के द्वारा आपातकाल के दौरान कुछ संशोधन किए गए थे, उनमें परिवर्तन किया क्या गया। क्या? जैसे कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो लोकसभा था उसे के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसके कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष का किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और लिखित सिफारिश को एक बार जो है पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को लौटा सकते हैं। राष्ट्रीय शराब नीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी सर। राष्ट्रीय शराब नीति शराब नीति जी सर होनी चाहिए। है क्या अभी? सॉरी सर, अभी इसकी जानकारी। अच्छा, मादक पदार्थों से संबंधित संविधान में कहाँ उल्लेख है बेटा? जी सर। सॉरी सर, मैं भी याद नहीं कर पा रही हूँ। बढ़िया, एक दो लाइन सुना दीजिए भजन की। जी सर। घर मारो दूर घगर मारी भारी, घाटी चढ़ी न हो भारी ओ चंदा। थैंक यू सर। गुड, आवाज बहुत मीठी है आपकी। थैंक यू सर। ये जो गंगोर भजन की बातें करते हैं, जी सर। भगवान शिव पार्वती की बातें कर रहे हैं, धान्या की बात कर रही है आप, जी सर। ये क्या इससे क्या मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? आपको जीवन का अंतिम लक्ष्य बोलते हैं मोक्ष प्राप्त करना, तो क्या ये भजन करने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है? नहीं सर, हाँ, नहीं हो सकता। पुनर्जन्म की बात करते हैं हम, सांस्कृतिक पुनर्जन्म की बात करते हैं कुछ लोग, जी क्या ये सब होता है? सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात करते हैं, ये क्या सब चीजें क्या इससे क्या सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक ये माध्यम है भजन, या मोक्ष भजन करेंगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा आपको? क्या है, क्या ये मोक्ष आखिर है क्या? सर, मोक्ष को यदि हम देखें तो ऐसा है कि जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। जो एक व्यक्ति है, जो ऐसा ग्रंथों में कहा गया है कि वो जो है अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेगा और उन कर्मों का फल जो है उसे मिलता है। तो एक जो जन्म और मरण की प्रक्रिया है वो लगातार एक चक्र के रूप में चलती है। तो मोक्ष का अर्थ है कि व्यक्ति इस जन्म और मरण की प्रक्रिया से मुक्त होकर जो है कहीं ना कहीं परमात्मा में लीन हो जाए। मरने के बाद आत्मा के शुद्धिकरण के लिए बहुत सारे काम करते हैं उसके जो बच्चे हैं। जी तो सर। क्या आत्मा शुद्ध हो जाने से क्या वो आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है? क्या ये क्या चीज है? सॉरी सर, अध्यात्म के इसमें मैं इन सभी चीजों में इतना ज्यादा जानकारी नहीं रखती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और यदि हम किसी के लिए कुछ कार्य करेंगे जिससे उस व्यक्ति को खुशी मिलेगी तो कहीं ना कहीं हम परमात्मा की सेवा ही कर रहे हैं। और आप चूंकि अभी पटवारी हैं, जी है ना, तो आप बताइए कि पटवारी में कोई भी सिविल सर्विसेज में या कोई दूसरी, फॉर एग्जांपल मी बीइंग प्रोफेसर, फॉर एग्जांपल मैडम राजस्व विभाग से है, तो सबसे बड़ा चैलेंज हर व्यक्ति के समक्ष सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आज की तारीख में? किस चैलेंज को उसे फेस करना पड़ता है? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? और यदि काम कर लेगा व्यक्ति तो हो सकता है कि कई सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। एज अ पटवारी भी, एज अ कलेक्टर भी, एज अ डेप्यूटी कलेक्टर भी, एज अ चीफ मिनिस्टर, एज अ चीफ सेक्रेटरी, और एज अ प्रोफेसर, एज अ प्रिंसिपल, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है हमारे समक्ष? चैलेंज क्या सबसे बड़ा? एज अ फादर ऑल्सो, एज अ मदर ऑल्सो। जहाँ तक मुझे लगता है व्यक्ति का स्वयं पर नियंत्रण रखना। स्वयं को नियंत्रण रखना। जी सर। जिसमें जो एक सामयिक बुद्धि होती है
मतलब कि व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार डिसीजन लेना चाहिए। उस यदि किसी चीज को लेकर उसके मन में गलत विचार आ रहे तो उसे उसको कंट्रोल करना चाहिए। यदि प्रशासन में हम अधिकारियों की बात करें तो उनमें यदि आर्थिक लालच आ रहा है तो वो भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं करने की सोचेंगे। तो यदि वो अपने इन संवेगों पर नियंत्रण करें, लगभग जीवन के हर क्षेत्र में। कैसे नियंत्रण करेगा, कैसे नियंत्रण करेगा? उसको नई गाड़ी खरीदनी है, उसको बंगला लेना, जी सर। कैसे नियंत्रण करेगा? वो देख रहा है, प्रशासन वाला भी देख रहा है, प्रशासन का व्यक्ति भी देख रहा है, पटवारी जी भी देख रहे हैं। देखो ये जो साहब का नया बंगला बन गया है, जी सर। उसकी भी इच्छा लगी है बंगला बनाने की। जी सर। है? फिर नियंत्रण कैसे करेगा? ये बताओ। सर कैसे नियंत्रण करेगा? उसके बच्चों की इच्छा है कि एक नया बंगला बने, नई गाड़ी हो हमारे पास में, सुख सुविधा के साधन हो हमारे पास में, कैसे नियंत्रण करेगा? प्रेशर ग्रुप्स है ना बहुत सारे समाज में, जी सर। जो उसे विवश कर देते हैं वो कार्य करने के लिए। जी सर। हाँ? कैसे नियंत्रण? नियंत्रण शब्द समझ में नहीं आता है, कैसे नियंत्रण करें? सर नियंत्रण को हम प्रबंधन के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि वो इन भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं ला सकते हैं। और ये जो प्रबंधन की प्रक्रिया है ये उनकी एक परवरिश से व्यक्ति में आएगी। यदि हम जो बच्चा है उसे प्रारंभ से ही सादा जीवन, उच्च विचार या किस तरह से एक सादा जीवन व्यक्ति को जीनी चाहिए, इस प्रकार के मूल्य उसमें प्रारंभ से ही रहेंगे, तो वो यदि उच्च पद पर भी जाएगा तो जो एक उसकी जीवन शैली रही है वो उसी के अनुरूप आचरण करेगा। और ऐसी स्थिति में संभावनाएं कम रहेंगी कि वो वैसी बाहर की जो चीजों को देखकर अधिक विचलित हो। मोदी जी ने जब सरकार बनाई जी सर। तो हाउ डू यू सी मोदी इज डिफरेंट फ्रॉम पास्ट प्राइम मिनिस्टर्स? भाई मोदी जी में और पूर्व के इतने सारे प्रधानमंत्री, एक से लर्नेड प्राइम मिनिस्टर्स थे सब। जी सर। 10 साल जो है एक बहुत प्रमुख अर्थशास्त्री हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे उससे पहले। जी सर। क्या? और उसके पहले भी जो है एक से अटल जी मिनिस्टर रहे उसके पहले, ठीक है ना, लर्नेड प्राइम मिनिस्टर्स थे बहुत सारे। तो हाउ मोदी इज डिफरेंट फ्रॉम देम? मोदी क्यों 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 अपने वाले को चाय वाला बोल के प्रचार करते हैं? मोदी क्यों अपने को आम आदमी के रूप में प्रचारित करते हैं? भाई पहले के प्रधानमंत्री तो प्रचारित नहीं करते थे। मोदी इज डिफरेंट फ्रॉम देम। जी सर। जो माननीय प्रधानमंत्री जी है सर, ये देश की जनता को स्वयं से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वे जो है नागरिकों को अलग ना करके उनके भाई बहन और मेरे देशवासियों के रूप में उनसे जोड़ते हैं और लोगों से आह्वान करते हैं कि वो जो है सरकार के साथ अपनी भागीदारी दे, कि यदि सरकार कोई काम कर रही है तो वो आपके लिए कर रही है तो आप भागीदारी दीजिए। जैसे जो स्वच्छता, पहले के प्राइम मिनिस्टर ने ये प्रयास नहीं किया बिल्कुल भी। सर बिल्कुल किया था। अटल जी ने प्रयास नहीं किया। जी सर। लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी है उनके द्वारा लोगों से एक प्रत्यक्ष रूप से सर बातचीत की गई थी। जैसे कि हम मन की बात कार्यक्रम देखें या वो किसी भी कार्य को करने से पहले सर उसे स्वयं करते हैं। जैसे स्वच्छता, मन की बात कार्यक्रम तो ऐसा है कि अपने मन की बात बोल के भाग जाए, दूसरे के मन की बात तो सुनना ही नहीं, अपने मन की बात कह के भाग जाओ। नहीं सर। प्रधानमंत्री तो वो होना चाहिए ना जो चौपाल पे बैठ जाए, लोगों से संवाद करे, बैठ के दूसरे की भी सुने। वो तो कभी किया ही नहीं उन्होंने। सर उस रूप में सुनने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन भी यदि डेप्यूटी कलेक्टर बन जाए तो मन की बात शुरू कर देना है अपनी, मन की बात को गांव-गांव तक पहुंचाना। हो गया विकास। सबसे अच्छी डेप्यूटी कलेक्टर होंगी फिर आप। सॉरी सर। क्या क्या होना चाहिए? लोग के, मेरा कहने का तात्पर्य, लोग कैसे फील करें कि मैं भी जो है सरकार का ही हिस्सा हूँ। समझ रहे नहीं बात? जी सर। लोगों को फील होना चाहिए ना। सर जैसे कि हम देखते हैं कि जो सोशल मीडिया है तो लोग जो है जो भी अपने विचार देते हैं उसको सोशल मीडिया पर जो है देते हैं, जिससे कि एक जो जनमत है वो किस दिशा में या क्या चाह रहा है वो पता चलता है। अभी कई कानूनों का जो निर्माण होता है तो पहले से पब्लिक डोमेन में फीडबैक के लिए रखते हैं। जनमत
जनमत बोलता ही नहीं था कि जो है हमको जो है जीरो बैलेंस अकाउंट खोला, किसी ने बोला ही नहीं मोदी जी को जाके कि मेरे लिए जीरो बैलेंस अकाउंट खोला। वो लोगों ने खोले भी नहीं शुरू में तो जीरो बैलेंस अकाउंट। जी सर। फिर भी मोदी जी ने जन धन योजना, जिससे बड़ा भारी व्यय बैंकों को करना पड़ रहा था, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना इटसेल्फ इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द बैंक। जी सर। तो मोदी जी ने इतना साहस लेके बैंकों को निर्देशित कर दिया सबको कि जीरो बैलेंस अकाउंट खोलो सब लोगों के, जबकि लोग के इंटरेस्ट से लोगों ने बोला ही नहीं था मोदी जी को जाके कि हमारा अकाउंट खोलो, बोला ही नहीं किसी ने जाके, फिर भी खोल दिया उन्होंने। जी सर। क्यों? सर जो है उस समय की मांग थी, क्योंकि जो शासन मांग किसी ने की नहीं ना, वही तो मांग ही नहीं की ना किसी ने। सर आम ग्रामीण जनता तो इच्छुक ही नहीं थे जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने की। जी सर। ग्रामीण जनता तो कैश डील करने में खुश थी सर, सामान लाओ कैश दो और सामान लेके आ जाओ, ये बहुत खुश थे सर। क्यों कर दिया पर मोदी जी ने? जी क्या क्या ऐसी क्या क्या बात थी? सर जो शासन की योजनाएं चल रही थी उसका लाभ लोगों को मिले, और जो कैश ट्रांसफर था तो कहीं ना कहीं जो है बीच में लीकेज हो रहा था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने जनधन खाते खुलवाए। लीकेज मतलब जैसे कि शासन जो नकद के रूप में हस्तांतरण कर रही थी। क्या फर्क पड़ता है नगद दो या बैंक से लेन देन करो, फर्क क्या पड़ता है उससे? सर इसमें जो है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, तो वो जो मान लिया, इससे फर्क क्या पड़ा? तो सरकार को क्या फर्क पड़ा? यदि कैश भी, यदि स्टूडेंट्स की लाइन लगा के उनको छात्रवृत्ति कैश दे देते, बैंक में तो पहले भी जाती थी ना, क्या दिक्कत क्या थी उसमें? जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने से क्या फायदा, क्या हुआ उससे? कैश लेन देन कम करने से गवर्नमेंट को क्या फायदा? गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं। क्या फायदा? मेरे को और बर्डन हो गया। बैंक मेरे पहले कैश होता था तो जो है मेरे घर के मेरी वाइफ को मालूम पड़ता था कितना कैश, कितने कितने पैसे ले रहे, कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, मेरे को हिसाब देना पड़ता था। अब उससे पता ही नहीं चलता कब मैं अकाउंट से पैसे निकाल के किसी को दे देता हूँ, खर्च कर देता, पता ही नहीं चलता। वो कहाँ पैसे खर्च कर देगी मेरे को नहीं पता चलता। ट्रांसपेरेंसी तो कम हो गई ना। सर ऑनलाइन डाटा तो सारा रह रहा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है सर। देश को क्या है? काले धन की समस्या में कमी आई है सर। काले धन क्या होता है? काला धन सर ब्लैक मनी, क्या होता है? ब्लैक मनी जो लोगों के द्वारा अवैध तरीके से कमाया गया। जो कैश था वो अवैध था पहले लोगों के पास। नहीं सर, लोग रिश्वत खा के पैसा रखते थे अपने पास। नहीं सर, जो जिस पर वो टैक्स जो है नहीं दे रहे थे गवर्नमेंट को। अच्छा, अब सब पे टैक्स देना पड़ रहा है पैसा। सर जो डिजिटलीकरण हुआ है तो लोगों की एक आय हमें पता चली है, तो उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स की जो रेट थी वो उसमें आए हैं, तो जो लोग टैक्स दे सकते हैं वो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स अब फील कर रहे हैं। चलिए, इसके अलावा एक और बात अभी लगातार सामने आ रही है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द को संविधान से हटा देना चाहिए। जी सर। तो क्या संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा देने से ही धार्मिक भेदभाव खत्म हो जाएगा? नहीं क्या सर। धार्मिक सहिष्णुता, संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा देने से सहिष्णुता बढ़ जाएगी? फिर क्यों बात करी? संविधान संशोधन पहले क्यों लाया गया? एक शब्द नया क्यों जोड़ा गया? कौन सा शब्द जोड़ा गया था पहले पंथ निरपेक्षता क्यों जोड़ा गया? हाँ तो सही, धर्मनिरपेक्ष। और अब बोल रहे धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा, तो पंथ निरपेक्ष जोड़ तो दिया गया तुमने, तो क्या हटा देने से क्या? नहीं सर, जो वर्तमान में विवाद चल रहा है तो ये इस पृष्ठभूमि को लेकर है कि आपातकाल के दौरान जो प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, ये एक सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित कर धर्मनिरपेक्षता का शब्द जोड़ा गया था, इसलिए इस पर विचार विमर्श चल रहा है। हालांकि हम देखें तो संविधान जो था, संविधान में प्रारंभ से ही धर्मनिरपेक्षता के तत्व मौजूद थे। हालांकि इसके द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द को स्वतंत्र रूप से जोड़ दिया गया है प्रस्तावना में और धर्मनिरपेक्षता की घोषणा की गई है, लेकिन इसके पूर्व भी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। और वर्तमान में यदि हम समाज को देखें तो धर्मनिरपेक्षता से सर
कहीं ना कहीं सभी के लिए एक सकारात्मक प्रभाव ही रहा है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता यह घोषणा करता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो राज्य किसी एक धर्म विशेष के लिए कोई कोई मतलब सकारात्मक या किसी धर्म के विपक्ष में कोई नकारात्मक कार्य नहीं करेगा और सभी धर्मों को एक समान संरक्षण रहेगा। मतलब धर्मनिरपेक्षता शब्द हट जाएगा तो फिर राज्य नहीं कर पाएगा, कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं कर पाएगा या किसी धर्म के परिप्रेक्ष्य में कोई काम नहीं कर पाएगा। फिर नहीं सर, हटने से ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन यदि संविधान से अल्पसंख्यक शब्द को हटा दें तो अल्पसंख्यक शब्द है संविधान में, जी सर, यदि हटा दिया जाए इसे तो ये क्या होगा? अल्पसंख्यक बहुसंख्यक ये क्या है? देश के नागरिक है सभी, ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में बांटे ही क्यों? हटा दीजिए अल्पसंख्यक शब्द को, हटा दीजिए। जी सर। अल्पसंख्यक वर्ग सर जो आबादी में कम है, जनसंख्या के अनुपात में देखें तो वो कम है, और उनकी संस्कृति और उनके संरक्षण के लिए सर उन्हें विशेष जो है प्रावधान किए गए। उनको संरक्षण देकर उनको अपनी मनमानी करने दें। सर संरक्षण देकर उन्हें जो है बहुसंख्यक के समान आने के लिए अवसर दिया जा रहा है। बहुसंख्यक के समान आने, जितनी भी अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं उनको विशेषाधिकार प्राप्त है संविधान के तहत। जी सर। और बाकी जो अल्पसंख्यक संस्थाएं नहीं है उनको जो है संविधान के सभी प्रावधानों का पालन करना पड़ता है। ये कहीं ऐसा तो नहीं है ये भेदभाव हो रहा है? ये तो सॉरी सर। जितनी शैक्षणिक संस्थाएं अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था उनको जो है उनका जो है एक प्रोसीजर अलग है सब चीजों पर। और दूसरी बात, दूसरी जो संस्थाएं जो अल्पसंख्यक नहीं है उनको जो है संविधान के सब नियमों का पालन करना है, उनको गवर्नमेंट के सब निर्देशों का पालन करना पड़ता है। उनको जो है थोड़ी छूट मिली हुई थी, ऐसा क्यों? उससे क्या उससे क्या फर्क पड़ता है? जी सर, जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके भाषा और लिपि को संरक्षण देने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। यदि सरकार अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण नहीं देगी तो कहीं ना कहीं जो एक उनके शोषण को बढ़ावा मिल सकता है, साथ ही जो उनके संस्थागत संरचनाएं है वो समय के साथ कमजोर पड़ती जाएगी और वो जो है पिछड़ते जाएंगे। हिमांशी जी मैम। पटवारी हैं आप? जी मैम। कहाँ पर है पटवारी? मैम उमरिया जिले में। उमरिया जिला। उमरिया जिले की कोई 3 समस्याएं बताइए। जी मैम, जनजातियों में मैम पिछड़ापन है वहाँ पर। इसके साथ ही देखें तो क्योंकि वह क्षेत्र में वनों की अधिकता है तो वहाँ पर मानव का और वन जीवों का जो है संघर्ष एक देखा जाता है। इसके साथ ही वर्तमान में वहाँ अवैध रेत खनन एक समस्या है। भोजन लिया है आज आपने? जी मैम। तो एनर्जी लेवल इतना कम कैसे आपका? चलिए, पटवारी के जीवन में टेक्नोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है? जी मैम, वर्तमान में पटवारी के लगभग कार्य में टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं। जैसे कि हमें गिरदावरी करना है तो वो ऑनलाइन ऐप से है। इसके साथ ही जो नक्शे और खसरे पहले फिजिकल फॉर्म में होते थे अब वो ऑनलाइन फॉर्म में उपलब्ध है, और सीमांकन और रिकॉर्ड सुधार लगभग सभी कार्यों को अब हम ऑनलाइन सर्वर के माध्यम से किया जा रहा है। कितना समय हो गया आपको पटवारी? मैम 1 साल। 1 साल हुआ। भू राजस्व संग्रह हम कैसे करते हैं? जी मैम, जो किसान होते हैं उनकी कृषि भूमि पर भू राज्यों से शाला उपकर और पंचायत उपकर के रूप में कुछ राशि लगती है जो बहुत ही कम 2 से 5 रुपए की रहती है। तो इसे साधारण रूप से जो है गांव वाले इकट्ठा कर मैम हमें दे देते हैं। आपको फिर अच्छा, आप महिला सशक्तिकरण की गतिविधियों में भाग लेते हैं। क्या होता है महिला सशक्तिकरण? महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक रूप से सक्षम बनाना। तो इसमें क्या करती हैं आप? कैसी गतिविधियां? जी मैम, जैसे महिलाओं से व्यक्तिगत रूप से संवाद करना, उनसे बातचीत करके उनकी समस्याओं को उनको जानकारी देना कि आपके लिए जो है शासन ये योजना चला रही है
तो इसके तहत आपको ये लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार से आवेदन की प्रक्रिया है और आवेदन के पश्चात जो है क्या प्रक्रिया उनको जागरूक करती। जी ठीक है, थैंक यू हिमांशी। आपका इंटरव्यू हुआ? जी